अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम हज मेडिकल मिशन 2025 के जो पेपर होना है उस पेपर में जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आने हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती क्या है और इसके किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। इससे पहले हम वर्बल और जो लॉजिकल रीजनिंग है इसके हम टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर तो वो आपने लेक्चर्स नहीं लिए तो यहाँ पे ऊपर एक प्ले लिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जो पूरी हज मेडिकल मिशन के लेक्चर्स की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, उसको देखकर अपनी मर्जी का जो लेक्चर है वो आप वहां से सुन सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग असल में होती क्या है। जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है इन्वॉल्व्स यूजिंग न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल, लॉजिकल स्किल्स टू एनालाइज डाटा, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन। के न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल स्किल है ये। इसमें हम हमें ज्यादातर जो हमारा वास्ता पड़ता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप और मैथमेटिकल जो जितने भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, इक्वेशंस होती हैं और लॉजिक्स जो होते हैं वो सारे के सारे हम इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग में इस्तेमाल करते हैं। फिर उस उनको यूज करके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना और फिर वहां से डिसीजन मेक करना। तो ये सारे का सारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आता है। आगे इस टेस्ट का मतलब क्या है। ये टेस्ट होता है असल में आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए टू इंटरप्रेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज, कि आप जो क्वांटिटीज दी गई हैं उनके दरमियान किस तरह रिलेशनशिप बना सकते हैं, फार्मूलाज किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आप कंक्लूजन्स किस तरह निकाल सकते हैं जो आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब इसके कुछ जो टॉपिक जिनमें से सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे वो देख देख लेते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक जो टॉपिक है इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक जो मैथमेटिक्स होते हैं जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इसके अलावा जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं वो भी बन सकते हैं। इसके अलावा रेशियो के कुछ क्वेश्चन जो है वो इस अरिथमेटिक जो हमारे पास पोर्शन है, जो टाइप है क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंशाल्लाह आगे वाली जो स्लाइड्स होंगी उन स्लाइड्स में हम ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो सारे दिए गए हैं, अरिथमेटिक है, अलजबरा है, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको समझेंगे भी और इनके एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी साथ करते जाएंगे ताकि आपको उनकी समझ आ सके। अच्छा, ये तो हो गया अरिथमेटिक। उसके बाद अलजबरा, फिर ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन और वर्ड प्रॉब्लम्स जो है इसमें से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक को। अरिथमेटिक में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बेसिक ऑपरेशंस का पता होना चाहिए और उसके अलावा परसेंटेजेस का पता होना चाहिए, एवरेजेस, रेशियोज और प्रोपोर्शंस का पता होना चाहिए। मतलब आपको बेसिक जो मैथ का नॉलेज है वो आपके पास होना जरूरी है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी गई है, द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस इन अ बास्केट इज 4/7। इफ देयर आर 28 ऑरेंजेस हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर। मतलब वो कहता है, अब अगर आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है और आपने ये देखना है, बड़े आसान से बड़े आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखें, सवाल ये है कि एक एप्पल है और जो ऑरेंजेस हैं उनके दरमियान जो रेशियो है वो हमारे पास है 4:7। मतलब 4 अगर एप्पल्स हैं तो वहां पे 7 ऑरेंजेस लाजमी होंगे। अब मैं अगर ये कहता हूं, हमने छोटे होते जब मैथ करते थे तो उसमें उस वक्त हम पढ़ते थे कि हमारे पास अगर 80 रुपए है या फिर एक बंदे के पास 80 रुपए है तो दूसरे बंदे के पास 100 रुपए हो सकता है। उसके बाद या फिर इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं कि एक दर्जन जो बुक्स हैं, एक जो डजन बुक्स हैं, दर्जन किताबें, वो आती हैं 120 रुपए में। एक दर्जन किताबें जो है वो 120 रुपए में आती हैं।
और अगर मैं कहता हूँ एक किताब की कीमत कितनी होगी, तो हम सिंपली ये करते हैं कि 120 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक किताब की कीमत आ जाती है। मतलब वो हमारे पास कितनी आ जाती है, 10 रुपए एक किताब की कीमत आ जाती है। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि ये जो हमारे पास जो कुल कीमत होती है और जो वैल्यू दी गई होती है, अगर इनको डिवाइड किया जाए तो एक जो हमारे पास यूनिट होता है उसकी वैल्यू आ जाती है, जैसे ये 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास थे 7 ऑरेंजेस और 4 एप्पल्स। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ एक ऑरेंज हो तो कितने एप्पल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए एक माल्टे के लिए कितने हमारे पास सेब हो सकते हैं, तो सेब हमारे पास 4/7 हो सकते हैं। मतलब ये 7 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4/7 हो सकते हैं। एक माल्टे के इवज 4/7 सेब हो सकते हैं। अब वो कहता है इफ देर आर 28 ऑरेंजेस, अब वो कहता है कि हमारे पास 28 माल्टे हैं, ऑरेंजेस हैं, तो ऑरेंजेस के इवज कितने एप्पल्स होंगे। तो हमने ये देखा है तो कि एक सेब के इवज तो 4/7 सेब होते हैं। तो 28 ऑरेंजेस के इवज हमारे पास कितने हमारे पास सेब होने चाहिए, तो सिंपली 28 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको काटते हैं तो ये हमारे पास 4 आएगा, 4 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 16 आएगा। मतलब अगर 28 माल्टे होंगे तो 16 हमारे पास सेब होने जरूरी है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। इसके बाद हम अगला जो है वो हम देखते हैं। अगला है हमारे पास अलजबरा। अलजबरा में आपसे इक्वेशंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीक्वेंस आ सकता है, एज बेस्ड रिलेशनशिप आ सकता है। इस तरह के कुछ वेरिएबल के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे हमने x की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू 20। अब ये जो 5 है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको हम अगर दूसरी साइड पे लेके चले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये आप एक इमेजिन कर लें कि ये बॉर्डर है, इस साइड पे पाकिस्तान है और इस साइड पे इंडिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो फौजी होगा, यहाँ पे भी फौज है और यहाँ पे भी उनकी अपनी एक फौज है। अब वहां का जो एक फौजी होगा वो कोई भी अफसर हो सकता है, वो कर्नल हो सकता है, मतलब कोई भी बड़े ओहदे पे वहां पे हो सकता है। अगर तो वो बॉर्डर क्रॉस करके अगर तो वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान वाली साइड पे आता है, तो चाहे वो जितना बड़ा भी उनका अफसर हो, तो पाकिस्तान के लिए क्या होगा, वो विलन होगा, या फिर वो कोई और उसको आप नाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान का फौजी यहाँ पे अफसर इस साइड पे चला जाए तो वो उसकी जो हैयत है वो तब्दील हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि जैसे यहाँ पे 5 प्लस में है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। मतलब 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 5। उसके बाद ये आपको इसलिए मैं बेसिक समझा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर जो हज मेडिकल मिशन में जिन्होंने अप्लाई किया है उनका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है। तो अक्सर औकात ये मैथ की जो बेसिक जो मैथ होती है वो अक्सर औकात उनको समझ नहीं आ रही होती, तो इसलिए बिल्कुल आसान अल्फाज में ये सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास हो गया 3x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया जाए तो 15 आता है। अब ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएं तो मल्टीप्लाई का उलट होता है डिवाइड। तो अगली दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा 15/3। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारे पास आंसर आता है 5। जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास 5 होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आगे हम देखते हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री है उसमें कुछ जो शेप्स आती हैं उनके जो एरियाज हैं, वॉल्यूम्स हैं, एंगल्स हैं, उनके मुतालिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। द रेक्टेंगल हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। अब इसकी वो लेंथ बता रहे हैं कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इसका ये वाली साइड है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब ये उसकी विड्थ आ गई, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। आगे कहते हैं एरिया जो है वो इसका कितना होगा। अब जो एरिया है उसका सिंपल जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए।
तो हमारे पास जो एरिया है वो आ जाएगा, मतलब 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो अगर हम 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 60। तो ये हमारे पास ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम देखते हैं कि आगे जो हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें आपसे कुछ जो ग्राफ्स हैं, चार्ट्स होंगे या टेबल्स या फिर कुछ न्यूमेरिकल डाटा आपको दिया गया होगा, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उसको एनालाइज करके आपने आंसर बताना होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया, द बार ग्राफ शोज सेल्स ऑफ 300 बुक्स इन 4 मंथ्स, के 300 जो बुक्स हैं उनकी सेल बता रहा है कितनी, 4 मंथ के लिए, 4 मंथ्स में। इफ द सेल्स इन मार्च वर 25%, कि वो कहता है कि मार्च के अंदर जो सेल्स हैं 25% है टोटल सेल्स का। तो वो कहता है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन मार्च, के मार्च के महीने के अंदर कुल कितनी जो बुक्स हैं वो सेल हुई थी। तो ये देखें कि जो टोटल बुक्स है वो कितनी बता रहा है, 300 बुक्स बता रहा है। कितने महीने में, 4 महीने में। अब वो कहता है उन 4 महीने में एक जो मार्च का महीना है उसमें सिर्फ 25% बुक्स जो है वो सेल हुई हैं। मतलब मार्च के महीने में जो 300 है इसका 25% सिर्फ बुक्स जो है वो सेल हुई हैं। तो हमने वही बताना है कि वो 25% जो बुक्स सेल हुई हैं तो उनकी क्वांटिटी कितनी बनती है। तो सिंपल हम ये करेंगे, जो 300 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ और परसेंटेज जो है इसको खत्म करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 पे। अब ये जीरो जो है, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए। अब ये 3 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75, के मार्च की जो मंथ होगा उसमें 25% टोटल सेल हुई है। इसका मतलब है 75 जो बुक्स हैं वो मार्च के महीने में सेल हुई हैं। आगे हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। इसमें कुछ रियल लाइफ जो सिनेरियोज होते हैं उनको एक सेंटेंस की फॉर्म में प्रॉब्लम बना के आपको पेश किया जाता है। उसको आपने एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद उसको सॉल्व करना होता है। जैसे एक एग्जांपल दी गई है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। मतलब वो ये कहते हैं कि एक जो ट्रेन है उसने 360 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करना है और उसकी स्पीड कितनी दी गई है, वो दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो पूछ रहे हैं कि उसको जो 360 किलोमीटर करने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। तो टाइम जो है वो हमने बताना है। तो ये देखें, टाइम यहाँ पे दिया गया है आवर में, मतलब घंटे में टाइम दिए घंटे में होता है तो हमने घंटे में बताना है। तो लिहाजा अगर ये किलोमीटर और ये किलोमीटर ये कट जाए तो हमारे पास और की वैल्यू आती है। तो मतलब हमने 360 को पे डिवाइड कर देना है 60 को। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ऑर्स में आएगा। तो 6 जीरो से जीरो कट गया और 6 6 36, तो हमारे पास आता है 6 आवर्स। कि जो हमारे पास जो ट्रेन है अगर वो 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है तो वो 360 किलोमीटर 6 घंटे में कवर करेगी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जैसे हम पिछले अपने जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सारे लेक्चर्स में हर टॉपिक के तकरीबन 10 से 15 जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम इंशाल्लाह जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं, अब मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जो कि पहले मैंने आपको रेशो वाला क्वेश्चन बताया है कि मिल्क है और उसके साथ क्या है, वाटर, उनका रेशियो दिया गया है। मिल्क हमारे पास 5 है और वाटर हमारे पास 3 है। इफ देयर आर 24 लीटर्स ऑफ वाटर, अब वो कहता है कि 3 की बजाय हमारे पास जो पानी है वो कितना है, वो हमारे पास 24 लीटर्स है। तो वो कहता है हाउ मच मिल्क इज प्रेजेंट, तो मिल्क जो है वो कितना होगा। अब इसको एक आसान अल्फाज में समझते हैं कि हमारे पास अगर 3 लीटर पानी हो तो 5 लीटर दूध होता है। अब मैं कहता हूं कि अगर 1 लीटर हमने पानी निकालना हो तो मिल्क कितना होगा, वो हमारे पास होगा 5/3। सिंपली जैसे हमने पीछे किया था इसी तरह यहाँ पे भी हम कर रहे हैं कि जो 3 है ये 5 पे डिवाइड कर देंगे। मतलब
जो मिल्क है उसका तीसरा हिस्सा जो होगा वो हमारे पास, अगर हम उसका तीसरा हिस्सा कर दे तो हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। अब लेकिन हमें तो चाहिए था, जो पानी है वो 24 लीटर चाहिए था, तो जो मिल्क है वो भी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। 3 8 24 और 8 5 40, तो 40 लीटर जो है वो मिल्क होगा और 24 लीटर जो है वो वाटर होगा। तो हमारा जो आंसर है सी ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास 40 लीटर जो है वो मिल्क होगा अगर हमारे पास 24 लीटर वाटर हो। तो इस तरह करके जितने भी रेशियो के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अ कार ट्रेवल्स 450 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक्स। अब ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, हमने पीछे भी यही क्वेश्चन पढ़ा था, इसी तरह का क्वेश्चन था, उसमें हमें किलोमीटर दिए गए थे। अब यहाँ पे किलोमीटर दिए गए हैं 450 किलोमीटर, और हमें जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 75 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो टाइम की वैल्यू है वो हमने बतानी है कि कितने घंटे में वो जो कार है वो अपनी जर्नी कंप्लीट करती है। तो ये आपने खुद कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 4 बॉक्सेस इज 25 किलोमीटर 25 किलोग्राम। अब इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो एवरेज का फार्मूला है वो क्या होता है। हमारे पास एवरेज का फार्मूला ये होता है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ए है, बी है, सी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सम किया जाए और डिवाइडेड बाय उनका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो उस पर डिवाइड कर दिया जाए। मतलब ये है कि हमारे पास कुछ कुल जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट्स थे, तो एन की जगह पे मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं एक और एलिमेंट ऐड कर दूं डी, तो हमारे पास 4 एलिमेंट हो गए, तो हमारे पास 3 के बजाय हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला होता है। अभी देखें वो कहता है एवरेज वेट ऑफ 4 बॉक्सेस, कि उसने जो एन है वो बताया कितने हैं 4, वो कहता है एवरेज कितनी है, मतलब एवरेज की वैल्यू बता रहा है, वो हमारे पास 25 है। तो हम ये करते हैं कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किया है इसको हम कर देते हैं सम इज इक्वल टू 25, ये जो 4 है डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। तो जो सम है उसकी वैल्यू आती है 100। मतलब ये जो 4 हमारे पास बॉक्सेस हैं अगर इनको सम किया जाए तो हमारे पास 100 आता है। उसके बाद कहता है इफ द फिफ्थ बॉक्स इज वेइंग, इफ द फिफ्थ बॉक्स वेइंग 32 kg इज एडिड। अब वो कहता है कि हमारे पास जो पहले 4 बॉक्सेस है ए बी सी और डी, उसमें एक और बॉक्स हम ऐड कर देते हैं जिसका वेट कितना है 32 kg। व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट। तो वो कहता है कि यहाँ पे न्यू जो एवरेज है वो कितनी होगी, एवरेज की वैल्यू हमने बतानी है उसको। अब ये देखें पहले हमारे पास 4 थे, यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कितने हो गए 5, बॉक्सेस 5 हो गए, तो इसलिए 5 पे डिवाइड करेंगे। अब जो ए बी सी और डी है इनके सम की वैल्यू हमें पता है कितनी है 100, तो यहाँ पे 100 लिखते हैं प्लस 32 डिवाइडेड बाय 5, तो वो हमारे पास एवरेज की वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 26.5 अराउंड। इसको चेक कर लीजिएगा, ये अराउंड इतना ही आता है। तो हमारे पास जितने भी आंसर्स दिए गए हैं उनमें जो 26 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 26.2 आता है शायद, तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। बहरहाल ये है कि जो 26 है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो एवरेज के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस मेथड के साथ सॉल्व किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आपको इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। वो इक्वेशन क्या है 2x + 5 = 17। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी जितनी भी वैल्यूज है उन सारी वैल्यूज को आपने उठा के इस तरफ लेके आ जाना है। जैसे ये 5 है इसको उठा के अगर इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। जो हमारे पास 2x है = 17 - 5। उसके बाद जो ये जो 2 है इसको भी हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2।
अब इसको सॉल्व करते हैं कि 17 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा डिवाइडेड बाय 2। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 50 ईयर्स। मतलब एज के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब जो सन है उसकी एज प्लस फादर की जो एज है उसका सम कितना है, उसका सम है 50 ईयर्स। इफ द फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन द सन, मतलब जो फादर है उसकी जो एज है, मतलब अगर सन की एज है एक्स तो फादर की जो एज होगी वो एक्स प्लस 30 होगी। एक्स तो एज जो है वो तो सन की है, तो उसमें 30 ईयर्स और ऐड किए जाएं तो फादर की एज बनती है। वट इज द सन्स एज, तो जो बेटा है उसकी एज कितनी है, तो हमने पहले उसने बताया है कि इन दोनों की अगर एज सम की जाए तो वो टोटल 50 बनती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक x है और ये एक x है, ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। इसको अब इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह। अब अगर इन दो x को ऐड किया जाए तो हमारे पास आता है 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। ये 30 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 30, तो 50 माइनस 30 आता है 20। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 10। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 10। अब हमने x किसकी एज को कहा था, हमने x कहा था सन की एज को, तो लिहाजा जो बेटे की एज है वो कितनी है 10। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उससे अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 2, 6, 18, 54। अब ये जो है आपको सीक्वेंस दिया गया है इसमें अगली जो टर्म है वो हमने बतानी है कि वो कौन सी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको सॉल्व करने का ये है कि हमने पहला जो पहले दो हिस्से हैं इनके दरमियान रिलेशन देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, या इनमें कोई एडिशन हो रहा है या इनमें कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्या चीज हो रहा है। या एडिशन, मतलब या इसमें एडिशन हो सकता है, या इसमें सब्ट्रैक्शन हो सकती है, या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, या फिर डिवीजन हो सकती है। तो ये चार ऑपरेशंस इनमें हमने चेक करने होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें कि 2 और 6 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 का, मतलब 2 में अगर 4 ऐड किया जाए तो 6 बनता है। उसके बाद अगला जो हमारे पास है 6 और 18, इनके दरमियान हमने देखना है कि क्या अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 18 बनता है। अगर तो बनता है तो ठीक, हमारे पास यही सीक्वेंस चलेगा। अगर वो नहीं बनता तो लिहाजा हमारा ये जो सीक्वेंस है ये गलत है। इसके अलावा हम कोई और सीक्वेंस इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 2 है और 6 है, तो 2 और 6 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो ये और इसमें ऐड कर दें, और मतलब ये है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आंसर आता है। तो एक तो ये हमारे पास हो सकती है पॉसिबिलिटी। इसको आगे हम मजीद चेक करते हैं कि जो 6 है इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 18 आता है, तो वाकई आता है। आगे हम देख लेते हैं, जो 18 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 54 आता है, तो वाकई आता है। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल ठीक सीक्वेंस आ रहा है, तो लिहाजा यही हमारे पास अगला आगे भी चलेगा। मतलब जो इससे अगली हमारे पास हिस्सा होगा उसके लिए भी हमें 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हम करके चेक कर लेते हैं। 3 5 15 और 16, तो ये हमारे पास जो 162 है ये हमारे पास आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अब एक रेक्टेंगल है उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास है कितनी 12 सेंटीमीटर, और विड्थ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया है वो हमने बताना है। अब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर सकते हैं, कर सके हैं, अ, तो इसलिए आपने ये जो क्वेश्चन है इसका आपने आंसर बताना है। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, तो वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी इसको बताना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो कौन सा है, वो है इफ इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 75 डिग्री, व्हाट इज द थर्ड एंगल। कि एक ट्राइंगल बनाते हैं उसमें वो कहता है
कि इसमें जो दो एंगल्स हैं वो कितने हैं, 45 और 75। तो जो आखिरी एंगल है वो हमारे पास कितना है, तो हमें पता होना चाहिए जो ट्राइंगल है उसके जो इनर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, मतलब 45 और जो 75 है प्लस एक्स जो है इसका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब अगर हम इन दोनों को सम करके 180 में से डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो आखिरी जो हमारे पास एंगल है उसका उसका एंगल आ जाता है, तो वो हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। तो ये हमारे पास 60 इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं स्केयर हैज अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, कि हमारे पास एक स्केयर है उसकी एक जो साइड है उसकी लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, मतलब स्केयर है तो इसकी हर जो साइड होगी वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। अब वो कहते हैं इसका पेरीमीटर आप बता दें मुझे। अब पेरीमीटर जो है उसका फार्मूला ये होता है कि अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से चलना शुरू करता है, ये एक जो साइड है वहां पे कंप्लीट साइड चल के यहाँ से चलेगा, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद वो फिर यहाँ पे इस साइड पे चलेगा, फिर इस साइड पे चलेगा और फिर इस साइड पे चलने के बाद दोबारा इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो ये उसने पूरा उसका पेरीमीटर जो है वो सारा कवर कर लिया है। तो इसलिए जितने भी हमारे पास साइड्स हैं उनको अगर उनकी लेंथ को अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास उसका टोटल का पेरीमीटर आ जाता है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा फोर लेंथ लेंथ ऑफ वन साइड। तो ये हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हमारे पास 32 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ 5 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 डेज, कि हमारे पास 5 वर्कर हैं वो 10 दिनों में एक दीवार जो है वो मुकम्मल करते हैं। हाउ मेनी डेज विल 10 वर्कर टेक टू बिल्ड द सेम वॉल, कि हमारे पास जो 10 वर्कर हैं वो एक ही दीवार को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमने बतानी है, डेज हमने बताने हैं। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्कर्स, यहाँ पे लिखते हैं डेज, तो ये हमारे पास 5 है और 5 और डेज उसके लिए 10 लगते हैं। इसी तरह अगर 10 वर्कर्स हो तो उसके लिए डेज हमने बताने हैं। अब ये देखें कि अगर 5 वर्कर हैं तो वो 10 दिन में बनाएंगे, अगर 10 वर्कर बढ़ा दिए जाएं तो डेज जो है वो हमारे पास कम हो जाएंगे। मतलब हमने वर्कर्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं और जो डेज हैं वो हमारे पास कम हो रहे हैं। वर्कर्स को हमने बढ़ाया है और डेज हमारे पास कम हो रहे हैं। तो इन एरोज के हिसाब से आपने एक फार्मूला बना लेना है, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय x। अब ये जो x है ये अगर हम इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जब इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये जो 10 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 5 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो 5 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 10 10 से डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू आ गई 5। तो 10 जो वर्कर्स हैं वो 5 दिन में जो दीवार है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1। इफ देयर आर 20 लीटर्स ऑफ वाटर, कि जो वाटर है वो उसका वो कितना है, 20 लीटर है। हाउ मच मिल्क इज प्रेजेंट, तो जो दूध है वो कितना होगा। मतलब जो मिल्क और जो वाटर है उसके दरमियान जो रेशियो है वो है 4:1 की। मतलब अगर 4 हिस्से दूध है तो 1 हिस्से पानी होगा। तो वो कहता है जो 20 अगर 20 लीटर जो है वो पानी है तो कितने लीटर दूध होगा। तो चूंकि 1 लीटर पानी के लिए 4 लीटर दूध है तो 20 लीटर जो है अगर पानी होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 जो है वो मिल्क होगा। तो ये हमारे पास जो 80 लीटर है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। तो ये तो थे हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा लगा है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हज मेडिकल मिशन में अप्लाई कर रहे हैं लोग, वो ज़्यादातर लोग जो उनका बैकग्राउंड है वो मैथ से रिलेटेड नहीं है, लिहाजा उनके लिए जो बेसिक मैथ है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आती हैं उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीपली इनको कवर करने की कोशिश की है।
इंशाल्लाह अगली जो हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम एक सिनेरियो बेस्ड जो रीजनिंग होती है उसको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे और वो हमारा एप्टीट्यूड का वाला जो पोर्शन है उसका आखिरी हमारे पास टॉपिक होगा। उसके बाद हमारा जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एक कंप्लीट वीडियो जिसमें चारों टॉपिक्स जो हैं वो सारे के सारे कवर होंगे वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको अपलोड कर दूंगा, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।